ये वाला जो आज का डे 4 का लेक्चर 1 के ही कंटिन्यूएशन में है। वो बेसिकली अचानक से कट गया, वो वीडियो पता ही नहीं चला। हम लोग बेसिकली सेन वंश कर लिए थे कि 2 इंपॉर्टेंट शासक थे, लक्ष्मण सेन, बिल्लाल सेन, ठीक है। ये 2 इंपॉर्टेंट शासक थे। वो थोड़ा सा दिक्कत है, 1-2 दिन में ये प्रॉब्लम ख़त्म होने वाली है। हम लोग अब जो स्मार्ट बोर्ड है उसको हम लोग ने इंस्टॉल करा दिया है। रूम जो सही हो जाता है तुरंत हम लोग स्मार्ट बोर्ड पे ये सारी क्लासेस लेना शुरू कर देंगे, तो ये वाली प्रॉब्लम ही नहीं आएगी, ठीक है। तो आप देखेंगे जो नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट वंश है जो हमको दिमाग में रखना है वो है गुर्जर प्रतिहार वंश। और इसका जो संस्थापक था वो कौन था? गुर्जर प्रतिहार वंश का नागभट्ट प्रथम। अब सीधी बात है, नाम ही देखो गुर्जर प्रतिहार, यानी शासन कहाँ करते थे ये? राजस्थान, गुजरात आसपास के क्षेत्रों में ये शासन करते थे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको दिमाग में रखना है। इनका एक प्रमुख राजा था मिहिर भोज। अब ये जो मिहिर भोज है ना, इसको राजा भोज से कन्फ्यूजन नहीं होना है। राजा भोज ये नहीं थे, मिहिर भोज राजा भोज नहीं थे। गुर्जर प्रतिहार वंश के मिहिर भोज राजा भोज नहीं थे, ये दिमाग में रखना है। जैसे यूपीएससी में क्वेश्चन ऐसे पूछता है कई बार कि प्राचीन भारत में प्रसिद्ध राजा भोज निम्नलिखित में से किस वंश के शासक थे? तो ऑप्शन दे देगा गुर्जर प्रतिहार, पाल, परमार वंश, है ना, पुष्यभूति वंश। तो ध्यान में रखना है कि ये मिहिर भोज गुर्जर प्रतिहार वंश के हैं और ये राजा भोज नहीं है, ठीक है। तो राजा भोज कौन है? आप देखिए, अगला है परमार वंश, ठीक है। तो परमार वंश अगला है जो इंपॉर्टेंट है। इसमें आप देखेंगे इसका संस्थापक कौन था? श्रीहर्ष। श्रीहर्ष इसका संस्थापक था परमार वंश का, ठीक है। इन्हीं में इसके एक प्रमुख राजा थे राजा भोज, ठीक है। तो परमार वंश के प्रमुख राजा थे राजा भोज। देखो इतना सारा यहाँ पे चीज़ दिया, हम याद नहीं कर सकते ना, हमारे लिए ज़रूरी है याद करना। सबसे बड़ी बात है ज़रूरी भी नहीं, क्योंकि इनको तो क्या करना है, इनको एक एक चीज़ उठा के छाप देनी है, ठीक है। लेकिन हमें अपनी लिमिटेशन हमें पता है ना, इनकी कोई लिमिटेशन नहीं है। 10 लोग बैठेंगे, 10 किताबें आराम से छाप देंगे, ठीक है। तो हमें दिमाग में रखना है, ठीक है। हमें दिमाग से रखना है कि नहीं भाई इतना नहीं है, इतना रखना नहीं है। तो परमार वंश के प्रमुख शासक राजा भोज थे, जो मध्य प्रदेश बेसिकली धार से शासन करते थे। इन्होंने भोजशाला का निर्माण किया, भोज तालाब का निर्माण किया, ठीक है। इसीलिए इन्हीं के नाम पे भोजपाल, जो भोपाल है वो इन्हीं के नाम पे पड़ा, लेकिन अब वो चेंज हो गया, भोपाल हो गया, ठीक है। तो ये बात समझिएगा। तो राजा भोज आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका जो अगला आता है चौहान वंश। चौहान वंश में पृथ्वीराज चौहान सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे क्वेश्चन यूपी पीसीएस में एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से पृथ्वीराज चौहान, ठीक है, या मोहम्मद गोरी पर विजय प्राप्त करने वाला जो पृथ्वीराज था वो कौन है? तो पृथ्वीराज प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ ऐसे दे देगा। जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान जो मोहम्मद गोरी से जीता था तराइन के प्रथम युद्ध में, फिर तराइन के द्वितीय युद्ध में हार गया मोहम्मद गोरी से, ठीक है। मोहम्मद गोरी से हार गया द्वितीय युद्ध में, कौन था? वह था पृथ्वीराज थर्ड। तो पृथ्वीराज थर्ड था, दिमाग में रखना है, ठीक है। पृथ्वीराज थर्ड था जो मोहम्मद गोरी से एक बार जीता, एक बार हारा। तराइन का युद्ध बहुत फेमस है, ठीक है। अजमेर का शासक था, सीधी बात है, वो चौहान वंश बेसिकली वहीं पर थे। अच्छा, इसी ने आप देखोगे आला उदल से लड़ाई की थी और उसको हरा दिया था, ठीक है। इसको हरा दिया था, है ना, आला उदल से लड़ाई करके इसको हरा दिया था। तो आप देखोगे ये एक लिंक्ड वाली बात हो जाती है, आपको दिमाग में रखना है। अब बाकी हम लोग बहुत सारी चीज़ें याद नहीं करेंगे क्योंकि सारी चीज़ें हम लोग के बस की भी नहीं याद करने की। अच्छा, इसमें एक जो है महत्वपूर्ण आप देखोगे सोलंकी वंश, ठीक है। ये जो है सोलंकी वंश। अब सोलंकी वंश के बारे में अगर हम थोड़ा सा एक बार गूगल करते हैं, एक बार देखते हैं सोलंकी वंश के बारे में, ठीक है। तो आप देखोगे यहाँ पर क्या है, ये बेसिकली सोलंकी वंश जो है ना, ये देखो इसको, ये चालुक्य ही है, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिखा है ना, द चालुक्य डायनेस्टी। अब ये देखिए, इसीलिए मैंने विकीपीडिया का पेज ओपन किया है। द चालुक्य डायनेस्टी वॉज अ डायनेस्टी दैट रूल्ड पार्ट ऑफ व्हाट आर नाउ गुजरात एंड राजस्थान। तो गुजरात राजस्थान नॉर्थ वेस्ट का रीजन है, वहाँ पर चालुक्य डायनेस्टी ने शासन किया, ठीक है, सॉरी, है ना, इन्होंने शासन किया। ये लिखा द फैमिली ऑल्सो नोन एज सोलंकी डायनेस्टी इन वर्नाकुलर लिटरेचर, ठीक है, सोलंकी क्लैंस ऑफ राजपूत, ठीक है। तो आप ये देखना, ठीक है, ये बात समझिएगा कि चालुक्य जो है बेसिकली, है ना, ये, और इसका जो फाउंडर कौन था? वो था मुल्ला राजा, ठीक है, मुल्ला राजा फाउंडर था। ये दिमाग में आप रख सकते हैं, है ना, ये आप दिमाग में रख सकते हैं। तो ये हो गया आपका हेम। अब यहाँ पर आप देखेंगे, है ना, इसका ये जो चालुक्य वंश है, इसका एक जो प्रसिद्ध राजा है जयसिंह सिद्धराज, ठीक है, जयसिंह सिद्धराज। अच्छा, ये चीज़ यूपीएससी के लिए एकदम इंपॉर्टेंट नहीं है, इग्नोर करो। मतलब बिल्कुल मैं कहूँगा दिमाग में कचरा नहीं भरना है, इग्नोर करिए, ठीक है। जो यूपीएससी की चीज़ें अलग हैं, जो इंपॉर्टेंट है वो अब लास्ट लेक्चर में उसको करवा दी जाएंगी। और अभी जो आने वाला है वास्तुकला वाला, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है यूपीएससी के लिए भी, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट होता है वास्तुकला वाला,
ठीक है। अभी ये सब, अब जो अभी हम लोग ये कर रहे हैं, जब वास्तुकला से पहले आप चाहिए तो इग्नोर कर दीजिए, बिल्कुल फुली इग्नोर कर सकते हैं आप। तो एक विद्वान थे हेमचंद्र सूरी विद्वान थे, जैन विद्वान थे। ये बेसिकली कहाँ पर थे? जयसिंह सिद्धराज के कुमारपाल, मतलब उत्तराधिकारी कुमारपाल के सलाहकार थे। तो बस दिमाग में रखिए, कुमारपाल के सलाहकार हेमचंद्र सूरी विद्वान थे। ये दिमाग में आपको रखना पड़ेगा भाई, यूपीपीसीएस क्वेश्चन पूछ रहा है तो क्या कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये आप दिमाग में रखिएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ प्रमुख तथ्य देख लेते हैं, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य देख लेते हैं जो उस समय प्रसिद्ध रहे थे। तो भूमि की सिंचाई के लिए प्रयुक्त जल चक्र, बेसिकली ऐसे गोल सा चक्का होता था जिसमें ऐसे ऐसे पहिए लगे होते थे, पहिया होता था, इसमें ऐसे ऐसे खांचे लगे होते थे, और ये खचवा चलता था तो पानी इसमें से छींटता जाता था, तो अरघट्टा उसको बोलते थे, ठीक है। तो अरघट्टा एक बार मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ, अरघट्टा अगर दिख जाता है तो, ठीक है। पर्शियन व्हील दिख रहा है, देखिए ये लगा है, मटकी लगा है, ये चल रहा है, तो पानी निकाल के फेंक रहा है अरघट्टा, ठीक है। तो ये बेसिकली ये दिख रहा है आपको, ये जो गोल गोल सा चक्का है ना, ये दिख रहा होगा गोल गोल चक्का, यही अरघट्टा है, ठीक है। वो बल्टी लगी है, पानी सिंचाई के लिए बेसिकली प्रयोग होता है अरघट्टा, है ना। तो ये दिमाग में आपको रखना है। तो सिंचाई के लिए इसको अरघट्टा बोलते थे। फिर कश्मीर का अकबर किसको कहते थे? जैनुल आबदीन को। ये अपने आप में क्वेश्चन आ जाता है सीधे सीधे, ठीक है। और धर्मपाल संबंधित लेके हम लोग ने बता ही दिया। ये दो इंपॉर्टेंट है, पृथ्वीराज रासो और परमाल रासो के रचयिता। तो पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? चंद बरदाई, और परमाल रासो के रचयिता कौन है? जगनिक। तो ये दो चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। अच्छा, तो ये हम लोग का खत्म हो गया मध्यकाल से पहले का राजाओं के बारे में खत्म हो गया। अब राजाओं के बारे में इससे ज़्यादा हमें मध्यकाल पहले का नहीं जाना है, ठीक है। वास्तुकला पे आने से पहले धर्म के बारे में थोड़ी देर और चर्चा कर लेते हैं हम लोग। जैसे जैन धर्म में पढ़ा था, तो मैंने वहाँ पे बोला था कि जो जैन धर्म में जो तीर्थंकर हैं कुछ, उनके प्रतीक चिन्ह बहुत इंपॉर्टेंट है। एक दो जो इंपॉर्टेंट है वो हम दिमाग में रखेंगे। जैसे आप देखेंगे, क्यों बोल रहा हूँ, बाकी कुछ भिड़ाने की कोशिश कीजिएगा। जैसे हो सकता है कुछ भी आ जाए, हो सकता है ऐसे दे दे। ये यूपीपीसीएस, फिर से मैं वापस याद दे रहा हूँ, यूपीएससी वाले लोड मत लेना, एकदम नहीं पूछेंगे ये क्वेश्चन, है ना। पूछ देंगे तो क्या कर सकते हैं, ऐसे पूछेंगे नहीं यार, मतलब नहीं पूछेंगे ऐसे फालतू क्वेश्चन, वो नहीं पूछते हैं। ये फैक्चुअल क्वेश्चन यूपीपीसीएस ही पूछता है आज तक तो, है ना। यहाँ पर देखोगे तीर्थंकर थे, मैंने कहा था 24 तीर्थंकर थे टोटल, है ना, किसमें? जैन धर्म में। तो उनके प्रतीक चिन्ह थे, सबके एक एक प्रतीक चिन्ह है। तो यहाँ पर 2-3 इंपॉर्टेंट तीर्थंकर के हम लोग ध्यान रखेंगे, बाकी तो तुक्का मारने का प्रयास करेंगे, अभी देखेंगे कैसे तुक्का मारेंगे, ठीक है। तो ऐसे समझिएगा। तो एक है महावीर स्वामी, जो सबसे फेमस है, इनका तो याद रखना ही रखना है। तो सिंह, महावीर स्वामी को शेर से दर्शाते हैं, ठीक है। शेर थे, लास्ट में आए थे, शेर है। पार्श्वनाथ सर्प, मल्लीनाथ कलश, ठीक है। अब कुछ भिड़ाने का एक बार कोशिश करते हैं। देखो अब इसमें देखो, अभी तक जितना हम लोग पढ़े, इसमें कहीं ल है, किसी में ल नहीं है। संभवनाथ, पद, प्रभ, सुपार्श्वनाथ, नमीनाथ, नेमीनाथ, पार्श्वनाथ, महावीर स्वामी, ये मल्लीनाथ में ल है, और कलश में भी ल आता है, ठीक है। तो मल्लीनाथ कलश ऐसे मैच कराने की कोशिश करना। मतलब मुझे पता है मैं बहुत ऊट पटांग आइडियाज़ दे रहा हूँ, लेकिन तुक्का ऐसे ही लगेगा, कुछ तो आइडिया दिमाग याद ऐसे ही होगा और कुछ नहीं होगा, ठीक है। अब जैसे पार्श्वनाथ है, अब देखो बहुत सारे में ये वाला ये भी है, सुपार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ ये भी हैं। तो पार्श्वनाथ को याद कर लो कि पार्श्व सर्प, ठीक है, बाकी अलग मार देना, ठीक है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ। तो पार्श्वनाथ टिक कर दीजिए, सर्प और महावीर स्वामी याद ही रखना है, और मल्लीनाथ कलश, ये 3 याद रखिए, बाकी सब बजरंगबली के ऊपर छोड़ दीजिए, ठीक है। देखा जाएगा, सही होगा तो सही होगा, गलत होना होगा तो हो जाएगा गलत, ठीक है। मतलब अब और कुछ नहीं कर सकते। जैन धर्म में ये 3 चीज आप दिमाग में रखिएगा। अच्छा, अगला है जो हम लोग ने शैव धर्म पढ़ा था। तो शैव धर्म में हम लोग ने देखा था बहुत सारे संप्रदाय, कपालिक, ये सब हम लोग ने देखा था, ठीक है। तो वहाँ पर आप देखेंगे एक चीज़ और है, लिंगायत संप्रदाय। लिंगायत संप्रदाय जो कर्नाटक में है, ठीक है, यूपीएससी के लिए ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। कर्नाटक में जो लिंगायत संप्रदाय है, उसकी शुरुआत किसने की थी? बसवन्ना ने शुरू की थी। 12वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में इसका प्रचार हुआ था, लिंगायत संप्रदाय का, ठीक है। तो बेसिकली क्या करते हैं, हाथ पर एक लिंग बांधे रहते हैं, गले में लिंग लटकाए रहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया लिंगायत संप्रदाय, वही शैव धर्म में है। फिर नाथ पंथ, इसी शैव धर्म में नाथ पंथ शुरू हुआ, जिसे मत्स्येंद्र नाथ ने स्टार्ट किया। तो ध्यान में रखिए, नाथ पंथ को स्टार्ट किया मत्स्येंद्र नाथ ने। इसी के जो योगी हैं बेसिकली, है ना, इसी के जो योगी जी हैं वो इस समय उत्तर प्रदेश के सीएम हैं, बाबा गोरखनाथ ने इसका अत्यधिक प्रचार किया। तो मत्स्येंद्र नाथ ने स्टार्ट किया था, और है ना, ये दिमाग में रखिएगा।
अगला है शाक्त संप्रदाय। तो शाक्त संप्रदाय आप देखेंगे इष्ट देवी इनकी कौन सी हैं, शक्ति हैं, ठीक है, शक्ति इष्ट देवी हैं बेसिकली। और यहाँ पर 3 प्रमुख केंद्र आपको दिख जाएंगे, कश्मीर, कांची, कामाख्या, ठीक है। कामाख्या मंदिर गुवाहाटी पास है, ठीक है, असम में। तो ये आप देखेंगे 3 प्रमुख शाक्त संप्रदाय के क्षेत्र हैं। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए फिर भाई देखिए देख रहे हैं, तो शैव धर्म वापस आ जाता है, जो इंपॉर्टेंट है बेसिकली। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है तो पढ़ना ही पड़ेगा, इसको हम छोड़ नहीं सकते। हमने हर्ष के बारे में देख लिया था, ठीक है, हम लोग का बस ये कंप्लीट होना। इसके हम लोग को बस क्या करना है, हम लोग को 1-2 फैक्ट देख के हम लोग को सीधे अब कूद पड़ेंगे हम लोग वास्तुकला पे। सीधे अब हम लोग वास्तुकला पे भागने वाले हैं। बहुत ज़्यादा समय आप लोग का नहीं लगेगा, 1 घंटे के अंदर मुझे लगता है प्राचीन भारत समाप्त हो जाएगा, केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन बचेगा, ठीक है। कुछ प्रमुख मंदिर शैव धर्म से संबंधित दिमाग में रखने हैं। राजराजेश्वर मंदिर चोलों का मंदिर है, तंजौर तमिलनाडु में, ठीक है, दिमाग में रखिएगा। विरूपाक्ष मंदिर बेसिकली विजयनगर शासकों ने बनवाया था, हम्पी कर्नाटक में, ठीक है। तो 2 आपको दिमाग में रखना है शैव धर्म से संबंधित मंदिर। तो क्वेश्चन क्या आएगा, विरूपाक्ष मंदिर किससे संबंधित है? तो दिमाग में रखना शिव से संबंधित है विरूपाक्ष मंदिर, ठीक है, ये दिमाग में रखना है। अच्छा, इसी शैव धर्म में आप देखेंगे, है ना, नैनार संत हुए। जैसे दक्षिण भारत में मैंने कहा कि दक्षिण भारत में जब भक्ति आंदोलन हुआ, बेसिकली जब मध्यकालीन भारत पढ़ाएंगे सर तो क्या पता पढ़ाएं, ठीक है। तो दक्षिण में थोड़ा सा रिलेट करते हैं। दक्षिण भारत में जब भक्ति आंदोलन हुआ तो 2 प्रकार के वहाँ पर संत हुए, अलवार संत और नयनार संत, ठीक है। अलवारों के बारे में हम लोग पढ़ लिया था कि वह आता है और ये वैष्णव है, विष्णु के उपासक। और नयनार यानी नयन, ऐसे समझ लो, नयन 3 नयन किनके थे, शिव के, तो यह शैव उपासक। तो अलवार नयनार संत, तो नयनार संत टोटल कितने थे, 63। अलवार संत कितने थे, है ना, 18 मैंने बताया था। देखिएगा एक बार, चेक कर लीजिएगा, मतलब एक बार ये कंफर्म कर लीजिएगा अलवार संत कितने थे। नयनार का तो यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। इन्होंने पल्लव काल में बेसिकली शैव धर्म का दक्षिण भारत में प्रचार प्रसार किया था, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग कुछ रिवीजन कर लेते हैं शॉर्ट में गुप्त काल का, और इसको खत्म करते हैं, ठीक है। तो गुप्त काल का कुछ रिवीजन शॉर्ट में कर लेते हैं। तो आप इसको पहले तो देखिए कि जो सर्वप्रथम सिक्के गुप्त काल में कौन जारी कर रहा था, चंद्रगुप्त फर्स्ट ने। तो ये दिमाग में रखना है कि सिक्के गुप्त काल में चंद्रगुप्त प्रथम ने। अच्छा, जो चांदी के सिक्के गुप्त शासकों ने चलाए थे उसका नाम था रूपक। तो चांदी के सिक्कों का नाम था रूपक, ये दिमाग में रखना है। अच्छा, फिर दिमाग में रखना है स्कंदगुप्त के युद्ध का वर्णन पुष्यमित्र और हुणों के साथ। तो देखो, शुंग शासक यानी पुष्यमित्र शुंग और हुणों के साथ, जो बाहरी हुण आए थे उनके हुण दबंग वाले हुण, ठीक है। तो जो पुष्यमित्र शुंग और हुणों के साथ स्कंदगुप्त के युद्ध का विवरण कहाँ मिलता है, भीतरी स्तंभलेख, जो कि यूपी के गाजीपुर में है। तो भीतरी इंस्क्रिप्शन में मिलता है हुणों के साथ स्कंदगुप्त का युद्ध का वर्णन, ठीक है। अच्छा, ये हो गया 3 पॉइंट गुप्त काल से रिलेटेड। 1 पॉइंट है अशोका, मतलब यानी मौर्य काल से रिलेटेड। अशोक स्तंभ जो कि कौशाम्बी में था मूलतः, इसे इलाहाबाद में स्थापित अकबर ने करवा दिया था, ठीक है। तो अकबर ने इलाहाबाद में स्थापित करा दिया था अशोक स्तंभ को। तो ये भी एक फैक्ट है, कई बार पूछ देता है कि किसने जो है वहाँ से उठाकर इलाहाबाद में भेज दिया, तो ऑप्शन दे देगा। तो दिमाग में रखना है कि अकबर ने ये काम किया था, ठीक है। अब हम लोग आते हैं बेसिकली हम लोग का जो लास्ट टॉपिक है आज का, है ना, लास्ट टॉपिक है प्राचीन भारत में स्थापत्य कला। अभी स्थापत्य कला में बिना स्थापत्य देखिए बहुत सारी है भाई, स्थापत्य में तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं, है ना, केवल मंदिर निर्माण थोड़ा आता है। स्थापत्य में तो आप महल निर्माण कर रहे हैं, आप तालाब निर्माण कर रहे हैं, सब स्थापत्य के एक एक पार्ट है। तो हम लोग लेकिन फोकस करेंगे मंदिर निर्माण, जो ज़्यादा चांस आते हैं पूछने के। तो यहाँ पर आपको पता होगा भारत में बेसिकली मंदिर निर्माण कला 3 प्रकार की दिखती है, नागर, द्रविड़ और बेसर। अब थोड़ा सा मैं इसके बारे में आप लोगों को बता देता हूँ, तब हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं, ज़्यादा लोड नहीं लेना है। ये 3 इंपॉर्टेंट आपको शैलियाँ भारत में दिखती हैं, नागर शैली, द्रविड़ शैली, बेसर शैली। बाकी ये सब उपशैली हैं, ठीक है, इसको छोड़ दीजिए, बाकी सब उपशैली हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे अगर जैसे लोकल राजाओं ने बेसिकली बना दी। तो अगर मैं ये भारत देखूँ, ये हमारा भारत है, ठीक है। तो नॉर्थ इंडिया में जो शैली चली उसको बोला गया नागर, ना से नागर, ना से नॉर्थ। दक्षिण में चली द्रविड़, कृष्णा नदी के दक्षिण में चली द्रविड़, और इन दोनों के बीच में जो चली वो है बेसर, ठीक है। अब समझिएगा, नागर नॉर्थ में, दक्षिण में द्रविड़, बीच में बेसर। और बेसर बेसिकली क्या है, इन्हीं दोनों की चीज़ों का मिक्स है बेसर। तो जो इनकी विशेषताएं और इनकी विशेषताएं इन्हीं को मिक्स कर दीजिए तो बन जाएगा बेसर शैली, ठीक है। तो ये दिमाग में आपको रखना है। अच्छा, यहाँ पर हम लोग देखेंगे
वास्तुकला की नागर शैली से हम लोग स्टार्ट करेंगे सीधे सीधे, और चीज़ द्रविड़ शैली पढ़ेंगे, वास्तुकला की नागर शैली देखेंगे और आगे बढ़ेंगे। ज़्यादा लोड लेंगे ही नहीं, ठीक है, हमें कुछ लोड लेना ही नहीं है। तो यहाँ पर आप देखेंगे नागर शैली, नागर शैली है नॉर्थ इंडिया, ठीक है, नॉर्थ इंडिया में बेसिकली 5वीं शताब्दी के बाद। अच्छा, यहाँ पर मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड एक बार बता देता हूँ तो आपको समझ आएगा। बेसिकली देखो, जो मंदिर हैं, है ना, मंदिर हैं, तो मंदिरों का निर्माण मुख्यतः, ठीक है, मंदिरों का निर्माण मुख्यतः शुरू हुआ गुप्त काल में, मुख्यतः, है ना। इसके पहले गुफाएं उफाएं चलती थी, हालांकि वो मंदिर नहीं थे, हिंदू मंदिर खास तौर पे नहीं थे। चैत्य एवं विहार ये सब मौर्य काल में बने थे, चैत्य एवं विहार ये सब मौर्य काल में बनाया गया था, ठीक है। लेकिन जो मंदिर हैं, मंदिरों का निर्माण मुख्यतः गुप्त काल में प्रारंभ हुआ। यहाँ पर भी गुफा मंदिर मुख्यतः आपको दिखेंगे, जो पत्थरों से काट के बनाए गए, है ना, जैसे अजंता एलोरा, इनकी गुफाएं आपको दिखेंगी। और संरचनात्मक मंदिर जैसे जैसे देवगढ़ का मंदिर, ठीक है, जैसे देवगढ़ का मंदिर, तो आपको संरचनात्मक मंदिर मतलब ईंटें जोड़ जोड़ के, देखो एक है गुफा काट के, जो पत्थर काट के उसको गुफा में बना दी, है ना, ये वाला मंदिर गुफा मंदिर, और दूसरा संरचनात्मक मंदिर, पत्थर रख रख के, पत्थर एक के ऊपर जोड़ जोड़ के भी मंदिर बनाए गए। तो इसका बेसिकली आप देखोगे उद्भव गुप्त काल में प्रारंभ हुआ और आगे धीरे धीरे बढ़ा। गुप्त काल के पश्चात जो मंदिर निर्माण की संरचना उत्तर भारत में मिलती है, यानी 5वीं शताब्दी के बाद, उसको नाम दिया गया नागर शैली। तो नागर शैली की जो विशेषताएं, सीधी बातें गुप्त काल की विशेषताओं के ही डेवलप पार्ट होंगी, आगे बढ़ेंगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे वास्तुकला की नागर शैली, यानी मुख्यतः मंदिर निर्माण की नागर शैली प्रारंभ हुई, ठीक है। इसमें पंचायतन शैली का अनुपालन किया गया। तो जो नागर शैली है पंचायतन शैली, अच्छा, ये गुप्त काल में भी पंचायतन शैली थी। और ये क्या थी, एक मुख्य मंदिर होगा, सामने रोड होगा, ठीक है, यहाँ पर एक मंदिर एक मंदिर एक मंदिर एक मंदिर, तो ये पंचायतन, 5 मंदिरों के माध्यम से एक बड़ा मंदिर बनाया जाएगा, ठीक है। तो ये दिमाग में रखिए, ठीक है। तो क्रूस आकार के भूविन्यास पर गौण देव मंदिरों की स्थापना की जाती थी, ठीक है। तो पंचायतन शैली आपको दिमाग में रखना है कि जो नागर शैली था उसमें पंचायतन शैली का अनुपालन किया जाता था, ठीक है। मुख्य देव मंदिर के सामने सभा कक्ष या मंडप होते थे, ठीक है, जिसमें डांस चलते रहते थे, नाच गाना चलता रहता था, ठीक है, और मीटिंग चलती रहती थी, ठीक है। तो मुख्य देव मंदिर के सामने, है ना, इसलिए विवाह इत्यादि समारोह भी आयोजन वहाँ पे किए जाते थे। गर्भगृह के बाहर नदी देवियों, गंगा यमुना की प्रतिमाओं को स्थापित किया जाता था। तो जो मंदिर का मेन गर्भगृह है, तो नदी देवी की मूर्ति वहाँ पर स्थापित होती थी। एक जो इम्पॉर्टेंट है, जो आपको ध्यान रखना है, इसमें खास तौर पे जो नागर शैली है, जल का कोई टैंक या जलाशय नहीं होता था। तो ये इंपॉर्टेंट है, जल का कोई टैंक या जलाशय यहाँ पर नहीं होता था मंदिर में, ठीक है। और अभी हम लोग द्रविड़ वाले में देखेंगे तो वहाँ पर निश्चय, तो ये एक प्रमुख अंतर है द्रविड़ से, जो नागर शैली है, नागर और द्रविड़ में प्रमुख अंतर क्या है, यही, यहाँ पर जल का कोई टैंक या जलाशय नहीं है। देखिए वहाँ पर जलाशय है, अभी मैं थोड़ा सा एक बार बताऊँगा आपको लास्ट में। मंदिरों को सामान्यतः मंच पर निर्मित किया जाता, मतलब एक बेदी बनाई जाती थी, इसके ऊपर मंदिर बनाए जाते थे, ठीक है। तो ये आपको दिमाग में रखना है। अच्छा, इसके बाद जो एक क्वेश्चन जो यूपीएससी यूपीपीएससी दोनों में पूछता है, वो पूछता है लैटिन फमसाना वल्लभी, ये क्या है, ठीक है। लैटिन फमसाना और वल्लभी क्या है, ये है शिखर, ठीक है। नागर शैली जो मंदिर है उसके शिखर, जो ये देखिए जैसे मंदिर है उसका एक शिखर है, ये शिखर है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, अलग अलग तरीके के, जैसे कोई शिखर ऐसा होगा, कोई शिखर हो सकता है ऐसा हो, है ना, ऐसा भी शिखर बन सकता है। तो अलग अलग तरीके के शिखरों को अलग अलग नाम दिया जाता था। तो यहाँ पर देखेंगे आप लैटिन रेखा प्रसाद, लतीन या लेखा प्रसाद, फमसाना वल्लभी, ये क्या है, एक प्रकार के शिखर है, ठीक है, एक प्रकार से शिखर है। तो आप देखेंगे जैसे अगर मैं लैतिन की बात करूं तो ये आधार पर वर्गाकार है और शीर्ष पर स्थित बिंदु की ओर अंदर की ओर दीवारें वक्रित हो जाती थी, मतलब ऐसे था, ऐसे समझ लो, ये है वर्गाकार, ये जो बन रहा है ये रेखा प्रसाद या लैतिन, ठीक है। फमसाना, शिखर का आधार चौड़ा होता था, ऊंचाई कम होती थी और सीधी रेखा में ढलान निर्मित करते थे, मतलब ये था, इस तरह से बनेगा। तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा फमसाना। वल्लभी आयताकार, अगर आयताकार बनेगा और छतें गुंबदाकार प्रकोष्ठ निर्माण करेंगी तो ये हो जाएगा वल्लभी। अर्धगोलाकार इन्हें छतें भी कहते थे। तो ये बात समझिएगा, बेसिकली क्वेश्चन ये इतना डिटेल में नहीं पूछेगा। क्वेश्चन क्या पूछेगा, जो मंदिर वास्तुकला में लैटिन, फलसाना या वल्लभी ये क्या है, तो ये है शिखर, मंदिरों का शिखर है, खासतौर पे उत्तर भारत मंदिरों के शिखर है, ठीक है। तो ये आपका हो गया नागर शैली, नागर शैली। अब देखिए, अब हम लोग करेंगे दक्षिण भारतीय यानी द्रविड़ शैली,
ठीक है, द्रविड़ शैली सीधे हम लोग यहीं पर आएंगे। बहुत सारी चीज़ें नहीं डिस्कशन करें भाई, को ये है आपका क्रैश कोर्स है, ठीक है। तो जो समझाने के लिए जितना इंपॉर्टेंट है मैं केवल उतना समझाऊंगा, इधर उधर की बातें इसमें एकदम नहीं होंगी, है ना। तो एक सेकेंड, ठीक है। तो दूसरा आ गया द्रविड़ शैली। अब द्रविड़ शैली क्या है, यहाँ पर देखिए, नागर शैली में जो मंदिर हैं दोस्तों, वो क्या था, वो दीवारों से नहीं घिरे थे, ठीक है, कभी भी दीवारों से नहीं घिरे थे। लेकिन जो द्रविड़ शैली मंदिर है वो दीवारों से घिरे हुए होते थे। पहली बात तो ये हो गई, सीधी बात है, ठीक है। दूसरा, इसमें गोपुरम होता था भाई, सीधी बात है, दीवार से घेर दोगे तो गेटवा नहीं बनाओगे तो मंदिरों में कोई जाएगा कैसे। इसके लिए गोपुरम बनाएगा, गेट, और गेटों को सजावट का चलन पड़ने लगा, तो वो बड़ा से बड़ा गोपुरम, बृहद गोपुरम, राय गोपुरम, अगर आपको दिखाऊं मैं थोड़ा सा एक बार, यहाँ पर राय, देखिए, देख रहे हैं कितने बड़े बड़े जो हैं दरवाजे यहाँ पर बनाए जाते हैं, एकदम सुसज्जित, बहुत ही अलंकृत दरवाजे, देख रहे हैं आप, है ना। तो आप देखेंगे बहुत ही मतलब विरूपाक्ष टेम्पल अगर आप देखें, ठीक है, तो इनके आप देखेंगे दरवाजे खूब बड़े बड़े, ये देखिए, ये देख रहे हैं इतने बड़े बड़े दरवाजे, एकदम सजा सजा के गोपुरम, है ना। हालांकि हो सकता है कि इमेज बहुत क्लियर नहीं आ रही हो, लेकिन फिर भी आप देखिएगा, एक बार सर्च करके देखिएगा गोपुरम, काफ़ी सुंदर सुंदर बड़े बड़े जो आपको वहाँ पे गोपुरम दिखेंगे, ठीक है। तो आपको दूसरी चीज़ दिख गई कि गोपुरम बनाए जाते थे, दरवाजे, बेसिकली उसको दरवाजे, उसको गोपुरम कहा जाता था। यहाँ भी पंचायतन शैली से निर्माण किए जाते थे, कोई अंतर नहीं है ना। फिर इनके शिखरों को विमान कहते थे, जो उनके शिखर को लैटिन फंसाना बल्लेवी, इनके शिखरों को विमान कहा जाता था, ठीक है, ये दिमाग में रखना है। इसके बाद आपको दिमाग में रखना है, वहाँ पर गंगा और यमुना की मूर्तियाँ होती थी, मैं अंतर बेसिस पे ही समझा रहा हूँ, है ना। तो नागर शैली में गंगा यमुना की मूर्तियाँ होती थी, यहाँ पर द्वारपाल, मिथुन और यक्ष की मूर्तियाँ होती थी, ठीक है। और जलाशय की उपस्थिति एक अद्वितीय विशेषता थी, किसकी, द्रविड़ वास्तुकला की, ठीक है। तो द्रविड़ वास्तुकला और आपको ये दो वास्तुकलाएं प्रमुख दिख गई होंगी, ठीक है। अब हम लोग बेसिकली बात कर लेते हैं जो घटना चक्र में चीज़ें दी हुई हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देखिए, अब हम लोग कुछ बात करेंगे पहले गुफा मंदिर, ठीक है। तो मैंने आपसे पहले बताया कि पहले कुछ गुफा मंदिर थे, ठीक है, पहले कुछ गुफा मंदिर थे जो प्रसिद्ध गुफा मंदिर थे, गुप्त काल से ही बने थे। तो यहाँ पर हम लोग गुफा मंदिर में भी एक देख लेते हैं इंपॉर्टेंट, जो कि यहाँ पर नहीं दिया हुआ है घटना चक्र में, अजंता की गुफाएं, ठीक है। तो देखिए, ये मैंने आपको बेसिक पहले ही बता दिया था, ठीक है। तो हम लोग मंदिर वास्तुकला की दो शैलियाँ हम लोग ने देख ली। अब हम लोग देखेंगे गुफा मंदिर, फिर हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंट मंदिर कौन कौन से हैं। तो देखिए, मैं अब थोड़ा सा एक बार वापस आप लोग को थोड़ा समझा देता हूँ ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, है ना। देखिए, जो क्वेश्चन बनेगा, जब भी यूपीएससी यूपीपीसीएस क्वेश्चन बनाएगी तो कई तरह से क्वेश्चन बना सकती है, ठीक है। एक सेकेंड, ठीक है। तो कई तरह से यूपीएससी यूपीपीसीएस क्वेश्चन यहाँ पे बन जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन बन जाएगा आपका, ये मंदिर कहाँ पे है, एक क्वेश्चन इससे बन जाता है, अवस्थिति से रिलेटेड। एक क्वेश्चन बन जाता है कि किस देवी या देवता को समर्पित है, एक क्वेश्चन इससे बन जाता है, ठीक है। एक क्वेश्चन बन जाता है किस राजा ने बनवाया था, ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चन। और एक चौथा क्वेश्चन बन जाता है कि क्रोनोलॉजी बताओ, मतलब 4-5 मंदिर दे दिया, बोला इसके क्रोनोलॉजी में लगा दो कि भैया कब कब बने थे। तो वहाँ पे थोड़ा बहुत हिंट दिमाग में होना कि ये किस शैली का है, कौन सा राजा बनवाया होगा, नाम क्या है, किस लोकेशन पे है, जब लोकेशन था तो वहाँ पे कौन से राजा प्रसिद्ध थे जब बनवाए होंगे। तो आप लॉजिकल बेसिस पे आंसर कर सकते हो। तो लॉजिक तो हमेशा लगाना है, मैं बार बार हमेशा इस बात पे जोर देता हूँ कि देखिए, एग्जाम में अगर आपको सफल होना है, ठीक है, यूपीएससी यूपीपीसीएस का खास तौर पे प्री निकालना है, मेंस में तो बिना लॉजिक के भी काम हो जाता है। अगर आपने पढ़ा है, आंसर राइटिंग की मेहनत की है तो आपका काम बन जाएगा। प्री में बिना लॉजिक के आपका सिलेक्शन होना संभव नहीं है। यूपीएससी यूपीपीसीएस दोनों का मेरा, और 5-6 बार का, ऐसा नहीं है कि एक बार मैंने दिया गलती से निकल गया। यूपीएससी 3 अटेम्प्ट दे लिए, तीनों अटेम्प्ट में 30-30 नंबर कट ऑफ से ऊपर। यूपीपीसीएस 2 अटेम्प्ट दिए, दोनों अटेम्प्ट में अच्छे खासे 10-10, 12-12 क्वेश्चन कट ऑफ से ऊपर, है ना। कितना कट ऑफ जाता होगा भाई, 90, अभी लास्ट बार तो बता रहे थे 83 गया है ना, 83 गया है कट ऑफ। और मैंने सही किए थे 112 सही किए थे, 38 गलत, तो 13, 97। तो आप देखोगे अच्छे खासे नेट क्वेश्चन सही करके आ रहा हूँ।
अलग से कुछ नहीं पढ़ के, मेनली रीजन यही था कि लॉजिक लगाना, एग्जाम में लॉजिक लगा के बार बार कि क्वेश्चन पूछा तो ही नहीं कि अरे ये तो हमने पढ़ा ही नहीं, अब हम नहीं करेंगे, ये नहीं सोचना है। कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन पढ़ के ये कतई नहीं सोचना है कि यार ये तो मेरा पढ़ा ही हुआ नहीं है, अब क्या करें, हाय तौबा कभी नहीं मचानी है। जो पढ़ा हुआ है शांति से उसी में करो, कोशिश करो कि जो पढ़ा है उसी से कर लेते हैं, ठीक है। तो ये दिमाग में आपको लॉजिक हमेशा रखना है। इसी तरह से आप देखेंगे गुफाओं का, मैंने पहले बताया था गुफाओं के बारे में कि गुप्त काल में स्टार्टिंग हो गई थी, गुप्त काल में स्टार्टिंग हो गई थी बहुत अच्छे से मंदिरों का निर्माण, गुफा मंदिरों का निर्माण बहुत अच्छे से, मतलब मौर्य काल से आगे गुप्त काल वाले लेके गए थे। यहाँ पर जो प्रसिद्ध आता है, प्रमुख आता है, उसको हम लोग देखते हैं। तो अजंता की गुफाएं सबसे फेमस है, ठीक है, अजंता गुफाएं सबसे फेमस है। पहली बात तो ये किस धर्म से संबंधित है, ये दिमाग में रखना है। तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो अजंता की गुफाएं पूर्ण रूप से बौद्ध धर्म को समर्पित हैं, ठीक है, ठीक है। तो बौद्ध धर्म से रिलेटेड है अजंता की गुफाएं, ये आपको दिमाग में रखना है। अच्छा, दूसरी बात, अब इसको देखिए, कहाँ पर है, महाराष्ट्र में औरंगाबाद के निकट चट्टानों को काटकर निर्मित की गई गुफाओं की एक श्रृंखला है ये, ठीक है। इसमें टोटल कितने हैं, 29 गुफाएं हैं, जिसमें 25 विहार और 4 चैत्य। अब देखिए समझिएगा, तो इससे कई चीज हमारी क्लियर हुई। पहली बात तो क्या, यूपी पीसीएस वाले क्वेश्चन कई बार ये भी पूछ देते हैं, अजंता में कितनी गुफाएं थी, लो बताओ भाई कितनी थी, 29। याद रखना पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। जो दूसरी बात दिमाग में रखनी है, चैत्य और विहार, ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया था। विहार क्या होते थे, जहाँ पे बौद्ध भिक्षु रुकते थे, आवास घर थे। और चैत्य क्या होते थे, जहाँ पे पूजा करते थे। तो सीधी बात है, किसी भी मंदिर में अगर लॉजिक लगाओ तो रुकने का स्थान ज़्यादा चाहिए भाई, जितने श्रद्धालु आए सब रुक पाएँ, पूजा के लिए स्थान कम चाहिए। तो आप देखिए ज़्यादा क्या थे, विहार थे, कम थे चैत्य। ये दिमाग में आपको रखना है ना, ये दिमाग में रखना है। अच्छा, वाकाटक राजाओं के संरक्षण में ये इन पर चित्रण हुआ, ठीक है। तो जो चित्र बनाए गए, जैसे आप खास तौर पे आप देखोगे मरणासन्न राजकुमारी अजंता, ठीक है, तो राजकुमारी मर रही है, ये जो चित्र है ये कहाँ पर है, अजंता में है। क्वेश्चन यही बनता है सीधे सीधे कि मरणासन्न राजकुमारी कहाँ पर, मतलब मरणासन्न राजकुमारी का भित्ति चित्र किस गुफा की दीवारों पर मिलता है। तो ध्यान रखना अजंता की दीवारों पर। और कुछ ना समझ में आए तो आंसर में अजंता तो टिक कर ही देना, ज़्यादा प्रमुख है, ठीक है। अच्छा, तो ये बात समझ आएगी कि वाकाटक राजाओं के संरक्षण में इस पर चित्रण किया गया, ठीक है, चित्रण किया गया। चित्रण किस तरह से किया गया, फ्रेस्को चित्रकारी से, ठीक है, फ्रेस्को चित्रकारी से। अच्छा, अब फ्रेस्को चित्रकारी क्या होती है, तो इसे एक रूपरेखा बनाई जाती है लाल रंग से, ठीक है। मतलब देखिए बेसिकली क्या होता है ना, ऐसे समझिए, जैसे क्या है कि फ्रेस्को चित्रकारी का मतलब एक चूने से पहले सफ़ेद कर दिया, जैसे इसके नीचे जो सफ़ेद है वो मान लो चूना हो गया, इसके बाद इसकी लाल कलर से आउटलाइनिंग की गई। तो मान लो मुझे बनाना है शेर मान लेना, नहीं लग रहा होगा तब भी मान लेना ये शेर है, ठीक है, देखो, ठीक है, ये मान लो शेर है। अब ये जो शेर है इसकी रूपरेखा लाल रंग से बन गई। अब अंदर कलर भर दिया, यहाँ पे फ्रेस्को चित्रकारी, यहाँ पे अंदर कलर भर दिए, ठीक है। कलर चेंज कर देता हूँ तो आप लोग मेरी पेंटिंग देख पाओगे कितना गजब मैं पेंटिंग करता हूँ, ठीक है। तो ये कलर अंदर भर दिया, अब ये बन गया शेर, है ना, दहाड़ना शुरू कर दिया। अब यहाँ पर जो बात है ये आपका फ्रेस्को चित्रकारी है, लेकिन ध्यान रखना है जो मैंने कलर यूज़ किया है वो यहाँ पर नहीं मिलता है। तो नीला रंग, इसीलिए जानबूझ के नीला कलर यूज़ किया कि नीला कलर जो है फ्रेस्को चित्रकारी में नहीं होता है, ठीक है, बेसिकली अजंता की गुफा में, और कहीं हो सकता है, अजंता की गुफा में नहीं होता है। अच्छा, यहाँ पर देखेंगे बौद्ध, मैंने पहले बताया कि बौद्धवाद पर आधारित है और बेसिकली जातक कथाओं का चित्रण है यहाँ पर, ठीक है। तो जातक कथाओं का चित्रण है और यहाँ पर है ना यही फ्रेस्को विधि बताई गई है कि पहले मिट्टी लगाई गई, उसके ऊपर चूने का प्लास्टर लगाया गया, उसके बाद रंग और ये सब लगा दिया गया, ठीक है। तो मरणासन राजकुमारी, उड़ती हुई अप्सराएं, ये सब यहाँ पर आपको अजंता गुफा में चित्र मिलते हैं, ठीक है। तो अजंता गुफाएं दिमाग में रखिएगा। अच्छा, अब हम लोग आ जाते हैं एलोरा, है ना, अगला आ जाते हैं एलोरा। हालांकि एलोरा के आगे अब हम लोग देखेंगे वहाँ पर, एलोरा से हम लोग पढ़ते हैं इस पे, ठीक है। तो एलोरा से हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पर। तो एलोरा की गुफाएं, ये भी कहाँ पे है, महाराष्ट्र में ही है एलोरा, ठीक है। शैलकृत है, ये भी पता है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर कुल 34 गुफाएं हैं जिसमें बौद्ध, हिंदू, जैन धर्म तीनों से संबंधित है। तो ये महत्वपूर्ण है, यहाँ पर कितनी गुफाएं, ये यहाँ पर महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है। 29 गुफाएं अजंता में थी, वो महत्वपूर्ण थी क्योंकि वो बौद्ध धर्म से संबंधित थी। लेकिन जो एलोरा गुफाएं दोस्तों, ये गुफाओं की संख्या नहीं, इसमें केवल एक ध्यान रखना है कि ये तीनों धर्मों से संबंधित थी, हिंदू, जैन, बौद्ध तीनों धर्मों से संबंधित एलोरा गुफाएं थी, ठीक है। इसमें एक प्रसिद्ध जो मंदिर था वो है कैलाश मंदिर। तो एलोरा का कैलाश मंदिर सबसे प्रमुख प्रसिद्ध मंदिर है वहाँ का। ये द्रविड़ शैली में बनाया गया और राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने इसको बनाया। तो ये दिमाग में रखना है कि राष्ट्रकूट
एलोरा में राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम द्वारा जो बनाया गया मंदिर है वो सर्व प्रमुख है, तो ये दिमाग में आपको रखना है। तो एलोरा गुफाएं हो गई। अब अगला आ जाता है आपका एलिफेंटा की गुफाएं, बगल में ही एलिफेंटा गुफाएं, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी राष्ट्रकूट शासकों को द्वारा बनाई गई, ठीक है। तो भाई सीधी बात है, अगल बगल में तो वही है, तो राष्ट्रकूट शासकों द्वारा बनाई गई। ये हिंदू और बौद्ध धर्म से संबंधित है, तो ध्यान रखिए एलिफेंटा जैन में नहीं है, एलिफेंटा दो धर्म हिंदू और बौद्ध, लेकिन एलोरा तीनों धर्मों से। तो मैंने पहले ही कहा कि जो गुफाएं हैं मंदिर हैं ये किस धर्म से संबंधित है, ये आपको दिमाग में रखना है कि ऐसा तो नहीं है कि बौद्ध धर्म के कोई मंदिर हो, ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि जैन धर्म से संबंधित कोई मंदिर हो। ये प्रमुख चीज है कि आपको सबसे पहले धर्म याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये अपने आप में क्वेश्चन पूछ देता है कि निम्नलिखित में से कौन सी गुफाएं जैन धर्म से संबंधित हैं, तो सित्तन वासल दे देगा, ठीक है, ऐसे दे देगा सित्तन वासल, एलिफेंटा, एलोरा, अजंता। अब बताओ कौन कौन सा है, तो ध्यान में दो है इसमें, सित्तन वासल और एलोरा। एलोरा में हम लोग ने देखा कि तीन धर्म है, बौद्ध हिंदू जैन तीनों धर्म, जबकि एलिफेंटा की गुफाएं केवल दो धर्म है, हिंदू और बौद्ध, यहाँ पर जैन नहीं मिलते हैं, ठीक है। तो ये हमारे आपको दिख गए होंगे इंपॉर्टेंट गुफा मंदिर, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट गुफा मंदिर आपको दिख गया होगा। अब हम लोग कुछ बात कर लेते हैं अदर मंदिर की। अदर मंदिर में एक देखेंगे जो हमारे देश के बाहर है, अंकोर वाट का मंदिर, हमारे देश के बाहर में कहाँ पे, कंपूचिया यानी कंबोडिया में, ठीक है। तो अंकोर वाट का मंदिर कहाँ पे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी सीधे सीधे कि उसमें तो दे देगा ऑप्शन इंडोनेशिया, मलेशिया, कंबोडिया, चंबोडिया, ऐसे ऑप्शन दे देगा, ध्यान रखिएगा। कंबोडिया में है अंकोर वाट मंदिर, ठीक है। किसके द्वारा बनाया गया, सूर्यवर्मन द्वारा 12वीं शताब्दी का निर्मित है ये, ठीक है। और विष्णु देवता को समर्पित है, द्रविड़ शैली में बना हुआ है। तो सीधी बात है यार, द्रविड़ शैली का प्रभाव देखो कितना दूर दूर था, और विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर समूह ये है अंकोर वाट का मंदिर, जो कि कंबोडिया में अवस्थित है, ठीक है। तो कंबोडिया में अवस्थित 12वीं सदी में बनाया गया, विष्णु को समर्पित था, द्रविड़ शैली में निर्मित था अंकोर वाट मंदिर। तो ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब अगला हम लोग आते हैं खजुराहो का मंदिर, ठीक है। तो खजुराहो का मंदिर, अब खजुराहो का मंदिर आप देखेंगे यहाँ पे बहुत सारे मंदिर है, मतलब बहुत सारे मंदिर है, जैसे आप देखोगे वैष्णव, शाक्त, शैव और जैन धर्म से संबंधित है। तो बहुत सारे यहाँ पे मंदिर हैं, अलग अलग धर्मों से संबंधित हैं, ठीक है। बनवाया किसने, तो पहले तो धर्म देख लिया हम लोगों ने, तो धर्म मतलब बहुत सारे धर्मों से संबंधित, वैष्णव, शाक्त, शैव, जैन, है ना, मतलब हिंदू और जैन बेसिकली ऐसे समझ लीजिए, हिंदू और जैन धर्मों से संबंधित है ना। कहाँ पर है, एमपी में है। तो खजुराहो कहाँ पर है, एमपी में। और चंदेल शासकों द्वारा ये निर्मित है, चंदेल शासकों द्वारा बेसिकली 950 से 1050 लगभग 100 वर्षों में इसका निर्माण कराया गया, ठीक है। तो ये आपको इंपॉर्टेंट चीज दिख जाएगी। अच्छा, तो खजुराहो का मंदिर कहाँ पर है, एमपी में, है ना। बनवाया किसने, चंदेल राजाओं ने। किस धर्म से संबंधित, तो हिंदू और जैन धर्म से संबंधित, ठीक है। निर्माण शैली कौन सी है, नागर। किस शैली में बना, नागर शैली में। यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल है। प्रमुख मंदिर आप देखेंगे इसमें तो कौन सा है, पार्श्वनाथ मंदिर जो कि जैन धर्म से संबंधित है, कंदरिया महादेव मंदिर, ठीक है, कंदरिया महादेव मंदिर, है ना, महादेव का सीधी बात है। और 64 योगिनी, ब्रह्मा, दूल्हादेव, जिन्नाथ, बहुत सारे मंदिर यहाँ पर आपको दिखेंगे। 64 योगिनी मंदिर भी आप चाहें तो दिमाग में रख सकते हैं, ठीक है। तो शाक्त बेसिकली शक्ति को समर्पित है, ठीक है। तो आप देखिए, तो 64 योगिनी, पार्श्वनाथ, मातंगेश्वर, कंदरिया महादेव, ये मंदिर आप कहाँ पे है, खजुराहो के मंदिर हैं, ठीक है। तो ये दिमाग में रखना है, यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में भी ये शामिल है। अगला ये मंदिर निर्माण शैली मैंने बताई दी, ठीक है। अब देखिए इसमें यही है कि इसमें इधर उधर दिया है इतना कि आपका दिमाग खराब हो जाएगा, ठीक है, पढ़ने में आपका दिमाग खराब हो जाएगा। तो बस हम लोग को 2 मंदिर और देखने, 2-3 मंदिर और देखना, और यहाँ पर कुछ नाम याद करने हमें, बस केवल हमारे 10-15 मिनट की और क्लासेस है, फिर आप लोग का ये जो है सेक्शन खत्म हो जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के माध्यम से जो चीज़ें थोड़ी बहुत जो लैगिंग है, जैसे यूपीएससी में कुछ चीज़ें छूट रही हैं, कुछ चीज़ें यूपीपीसीएस में छूट रही होंगी, तो वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के माध्यम से जो चीज़ें छूटी हैं वो यहाँ पर करवा दिया जाएगा, ठीक है। तो क्रैश कोर्स मुझे लग रहा है कि बहुत परफेक्ट अभी तक चल रहा है। आप लोग कमेंट में बताइएगा, ग्रुप में बताइएगा, अच्छा लगे तो दोस्तों से भी शेयर कीजिए, अपने मतलब वीडियो में शेयर कीजिए, बताइए कि इतना बढ़िया क्रैश कोर्स चल रहा है, तुम लोग भी ज्वाइन करो, ठीक है ना। अब भाई कोई एक आध लोग शेयर कर भी देंगे तो देखिए हम लोग देखने तो जा नहीं रहे हैं, ये तो अपनी अपनी ईमानदारी है, हम लोग देखने जा नहीं रहे, कर भी सकते हैं आप लोग, मैं मना करके क्यों बुरा बनूं, है ना, और अपना नुकसान भी नहीं करवा सकता मैं, ठीक है। तो ये तो अब आप लोग की जवाबदेही है कि आप लोग जब ऑफिसर बनेंगे तो कैसे क्या चीज़ करेंगे, ठीक है ना। तो कैसे हम लोग सही से सही ऑफिसर्स
की क्वालिटी है, ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी इसको बोलते हैं, ALQs OLQ, है ना। देखो लाइट भी गई, काफ़ी मतलब बुरी हालत है, आंधी तूफान काफ़ी आया। और आप देख पाओगे, मैं आज के अगर आपको बताऊं शेड्यूल, तो मैं सुबह 4 बजे का जगा हुआ हूँ और 4 बजे से वीडियो रिकॉर्डिंग और ये सब सारे काम कर रहा हूँ, है ना। ऊपर से क्या हुआ कि चलो ये सब तो रोना धोना लगा रहेगा, बाद में बताता रहूँगा, पहले काम कर लेते हम लोग, ठीक है, बात कही बाद में। तो आप देखिए, एलोरा पढ़ लिया हम लोग ने, एलिफेंटा पढ़ लिया, अंकोर वाट का मंदिर देख लिया, खजुराहो देख लिया। अगला है कोणार्क मंदिर, कोणार्क मंदिर कहाँ पर है, ठीक है, तो उड़ीसा, ठीक है। और ये किससे रिलेटेड है, सूर्यदेव का मंदिर है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए, किससे मंदिर है, सूर्यदेव का मंदिर है। किसने बनवाया, नरसिंह वर्मन। तो हम लोग सबसे पहले यही तो देख रहे हैं कि धर्म कौन सा है, फिर हम लोग देख रहे हैं जाति कौन सी है। यही तो हम लोग करते हैं बचपन से कि धर्म जाति वही पढ़ेंगे, है ना, वही यहाँ भी पढ़ेंगे। जब कोई मिलता है सबसे पहले यही पूछते हैं ना, कौन जात के हो, यही तो पूछते हैं। मैं नहीं पूछता हूँ वैसे, मैं ऐसे बता रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, तो मैं वैसे ऐसा ये सब काम नहीं करता हूँ, लेकिन फिर भी मतलब जनरली हम लोग की आदत तो है ये सब करने की, ठीक है। तो किसने बनवाया, नरसिंह देव वर्मन प्रथम ने, नरसिंह देव वर्मन प्रथम चोडगंग, ठीक है, इसने बनवाया। 7 अश्वों की मूर्तियां हैं यहाँ पर, और 13वीं शताब्दी में इसका निर्माण हुआ था। मैं सोच रहा हूँ कि आप लोग को इसको मंदिर को एक बार दिखाता ही हूँ, ज़्यादा बेटर होगा अगर हम लोग इसको देखें एक बार मंदिर को। कोणार्क सन टेम्पल, यहीं पर हम लोग देखते हैं कोणार्क सन टेम्पल। नेट ही चला गया यार, लाइट वाइट गई ना, सब ऐसी तैसी हो गई। यही दिखाना मुझे, ठीक है। ये देखिए इधर जो यहाँ पर अ स्टोन व्हील इनग्रेव्ड इन द वॉल्स ऑफ टेम्पल, द टेम्पल इज डिजाइन्ड एज अ चैरियट, ठीक है, कंसिस्टिंग ऑफ 24 सच व्हील्स, ईच व्हील्स हैज डायमीटर ऑफ 9 फीट 9 इंच विद 8 स्पोक्स। तो ये देख रहे हैं मतलब, है ना। तो ये आप देख पाइए, रथ मतलब प्रॉपर रथ बनाया गया यहाँ पर, देखिए आप, है ना, यहाँ पर देखिए रथ बनाया गया प्रॉपर। ये कोणार्क का जो सन टेम्पल है, ये बेसिकली सूर्यदेव को समर्पित ये रथ है। तो कोणार्क सन टेम्पल देख रहे हैं कितना मतलब जबरदस्त ये मंदिर आपको दिखेगा, ठीक है। ये मंदिर देखिए आप, ठीक है। तो ये मेन स्ट्रक्चर ऑफ सन टेम्पल ये आपको दिखेगा, ठीक है। पुरी में बनाया गया है, सूर्यदेव इसके मेन उपासक है, ठीक है। तो 7 घोड़ों की ये मूर्तियां हैं, और आप इस पर देख पाएंगे चारों ओर पत्थर तरासे हुए पहिए यहाँ पर, ठीक है। किसने बनाया था, नरसिंह देव वर्मन प्रथम ने बनाया था, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अगला है लिंगराज मंदिर, ये भी उड़ीसा में है, नागर शैली में ही निर्मित है ना। और आप देख पाएंगे तो लिंगराज मंदिर भी हम लोग देख लेते हैं साथ साथ में, तो दोनों काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए मतलब यार क्या बात है, यहाँ पे घूमने जाना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। टूरिज्म देखो भारत में मतलब कितने ज़बरदस्त, ये जूम क्यों नहीं कर भाई, ठीक है। तो ये देखिए, ये है आपका लिंगराज मंदिर, देख रहे हैं तो किस तरह से बना हुआ है। और अभी हम लोग ये हो गया, तो ये उड़ीसा में है, भुवनेश्वर में नागर शैली का निर्मित है, ठीक है। तो ये आपका हो जाता है। अब एक हम लोग देख लेते हैं जैन धर्म का प्रमुख मंदिर सोनागिरी, ठीक है। जैन धर्म का प्रमुख मंदिर है सोनागिरी, जो कि मध्य प्रदेश में है, ठीक है। चारों ओर सफेद जैन मंदिर है, तो बेसिकली जैन धर्म के मंदिर सामान्यतः सफेद कलर से ही होते थे, ठीक है। और सोनागिरी मध्य प्रदेश में जो पहाड़ियाँ वहाँ पर हैं, तो इस बात को देखिएगा। अगला हम लोग देख लेंगे जो है कुछ अगल बगल के इंपॉर्टेंट मंदिर कौन बनाया, कहाँ का है। तो दिलवाड़ा जैन मंदिर, माउंट आबू राजस्थान, ठीक है। दिलवाड़ा जैन मंदिर लिखा भी है जैन है, और भीमदेव प्रथम के सामंत विमल शाह द्वारा बनाया गया, अमित शाह के भाई विमल शाह, ठीक है। ऐसे मत याद रखिए, भीमदेव प्रथम राजा के जो सामंत हैं विमल शाह, इनके द्वारा दिलवाड़ा का जैन मंदिर बनाया गया। फिर है रथ मंदिर यानी बेसिकली आपने अभी सुना होगा कि वहाँ पे लेके गए थे उनको
क्या बोलते हैं पूरे द्रौपदी रथ, बहुत सारे यहाँ पे रथ हैं। महाबलीपुरम में शी जिनपिंग को लेके गए थे, पल्लव शासकों ने बनवाया था। और बृहदेश्वर मंदिर तंजौर में ये चोलों के द्वारा ये मंदिर बनाया गया था। ठीक है, तो ये 3 मंदिर यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, रथ मंदिर, महाबलीपुरम, पल्लव शासक। ठीक है, तो ये आपका हो जाता है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर फिर से अचानक से पंचायतन दे दिया है ना, मतलब मैंने बता दिया था, हालांकि मैंने अपनी तरफ से चीज़ों को बहुत अरेंज करने का प्रयास किया है। ठीक है, तो आप लोग एक बार कमेंट में ज़रूर बताएं। ठीक है, आप लोग से मेरी रिक्वेस्ट है कि एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि कैसा लगा आपको ये जो भी अभी हम लोगों ने क्रैश कोर्स जो भी डिस्कशन किया, कि आप लोगों को कैसा लगा। और हम लोग अगली क्लासेस में जो यूपीएससी वाले हैं उनके लिए यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और यूपीपीसीएस वालों के लिए यूपीपीसीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। तो आप लोग का प्राचीन भारत मेरे हिसाब से समाप्त हो गया है। 95% चांस है क्वेश्चन हमारे पढ़े हुए में से ही आए, लगाना तो आपको है भाई, सॉल्व वहाँ पे आपको करना है। ठीक है, अनसर्टेनिटी के लिए प्रिपेयर्ड रहिए, टेस्ट सीरीज सॉल्व कीजिए, ये सब प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।